और आइए पहले शुरुआत करते हैं गाजा से। गजा में इसराइल के फजाई हमले शिद्दत से जारी हैं, जबकि हमास की जानिब से इसराइल के खिलाफ रॉकेट दागने का सिलसिला भी नहीं रुका है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत की इतलात हैं। इसराइल के फजाई हमलों में अब तक 145 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। महलूकीन में 41 बच्चे और 23 खवातीन शामिल हैं, जबकि हमास के हमले में एक बच्चा समेत 8 इसराइली हलाक हो गए हैं। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन को लगातार निशाना बनाए जाने के दरमियान अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर गुफ्तगू की। जो बाइडन ने इसराइल और गजा के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया है और इस देरीना तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत का इरादा किया। वहीं फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि जब तक फ़लस्तीन से इसराइली कब्जा नहीं हट जाता, अमन कायम नहीं होगा। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज किया गया और फ़लस्तीन पर इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। इस दौरान पुलिस एहलकारों और मुजाहिरीन के बीच झड़प हो गई। मुजाहिरीन ने इसराइली सफारतखाने तक मार्च किया। इस दौरान वो फ़लस्तीनियों के हक में बैनर्स और झंडे हाथ में उठाए हुए नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन ने बरतानिया हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। वाज़ेह हो कि बरतानिया इसराइल की हिमायत में खड़ा है। पिछले दिनों इसराइल के वज़ीर आज़म ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का शुक्रिया भी अदा किया था। मगरबी जर्मनी के कोलोन शहर में गजा पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। शहर के पुरानी मुजस्समों पर मुजाहिरीन चढ़ गए, जहां उन्होंने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। इस दौरान कई मुजाहिरीन हिरासत में लिए गए। जर्मनी पुलिस के मुताबिक 800 अफराद मुजाहरे के लिए जमा हुए थे। वाज़ेह हो कि जर्मनी भी इसराइल की हिमायत में खड़ा है। अमेरिका के बोस्टन शहर में भी इसराइल के खिलाफ हजारों मुजाहिरीन जमा हुए। कुछ मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहराया और इसराइली काउंसिल खाने में तमाम मुजाहिरीन जमा हुए और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। एहतजाज की वजह से बोस्टन में ट्रैफिक निज़ाम कुछ देर के लिए बिगड़ गया। फ़लस्तीन पर इसराइल की जारहाना कार्रवाई की सख्त मजम्मत की जा रही है। कर्नाटक के अलीपुर की अंजुमन जाफरिया ने फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों को गैर इंसानी और बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। हिंदुस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक को इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की अपील की है। दिनों इसराइल की जारहियत और बर्बरियत ने दुनिया इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीन बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। इतनी ज़्यादा बर्बरियत और जुल्म तारीख़ बशरियत में हमें नहीं मिलता। इसीलिए हम चाहते हैं दुनिया के आज़ाद इंसान इसकी मजम्मत करें, खुसूसन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल और दुनिया के इंटरनेशनल कंट्रीज़ से हम ये अपील करते हैं कि इज़राइल की मजम्मत, खुसूसन हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि आज भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से हम ख्वाहिश करते हैं कि इज़राइल से राबता तोड़ दें और फ़लस्तीनियों की हिमायत वैसे ही जारी करें जिस तरह से इससे पहले भी हिमायत हिंदुस्तान किया करता था। मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो हर तरह की इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ वो फ़लस्तीनियों का साथ दें। जान लें कि इत्तेहाद बहुत बड़ी ताकत का नाम है। अगर सारी दुनिया की आज़ाद इंसान मुत्तहिद हो जाएं तो इज़राइल का ये जुल्म ख़त्म हो सकता है। तो जिस मज़हब के भी दुनिया में लोग हैं, जैसा कि पहले हिंदुस्तानी हुकूमतों ने इस्राइल की मज़म्मत की है इंसानियत की हैसियत और नाते, इसी तरह से आज की हुकूमत
और आज के तमाम ममालिक से हमारी गुजारिश है कि ये जो जुल्म हो रहा है फ़िलिस्तीन में, अपनी इंसानियत और अपनी फितरत का सबूत देते हुए मज़लूम का साथ दें, जालिम की हर जगह पर नफ़रत का इजहार करें, जालिम की मुखालफत करें। तो जालिम का साथ देना ख़ुद जालिम होने की निशानी है और मज़लूम का साथ देना इंसानियत के बेदारी की निशानी है। मुस्लिम तंजीमों ने इसराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जारी तशद्दुद मामले में हुकूमत से आगे आने का मुतालबा किया है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को फ़िलिस्तीन की पुरानी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए इक़दाम करना चाहिए। पर इसराइल के मज़ालिम अब हद से बढ़ चुके हैं। इसराइल चाहता है कि वहाँ फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाक़ों से फ़लस्तीनियों को उनके घरों से उजाड़ कर निकाल कर वहाँ इजरायली सेटलर्स को आबाद किया जाए। इसी के लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं। इजराइल की ये कोशिशें आलमी क़वानीन के, अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों के और दुनिया भर के लोगों, इंसानों और मुख्तलिफ ममालिक के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। ख़ुद हमारे मुल्क के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया को मुत्तहिद होकर इजराइल पर दबाव डालना चाहिए और इस जुल्म, बर्बरियत और वहशत को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हम हमारे मुल्क से और यहाँ की सरकार से भी मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान की फ़लस्तीन की जो देरीना ख़ारजा पॉलिसी रही है उसके तसलसल में वो अपने असर रसूख का इन मज़ालिम के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल करे। फ़लस्तीन की जंग और यहाँ की आज़ादी की जदोजहद, ये जंग आज़ादी हमारे मुल्क की जंग आज़ादी का तसलसल है। हमारा मुल्क हमेशा इस्तेमारी ताकतों के ख़िलाफ़ रहा है, इसलिए फ़लस्तीन के काज का वो हमेशा हामी रहा है। तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि इस मौके पर वो आगे बढ़कर फ़लस्तीनियों की हिमायत और इजराइल के मज़ालिम के ख़ात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत हिंद को, जो हमेशा से फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के साथ खड़ी रही है, उसे आगे बढ़ना चाहिए और इस मौके पर अपने सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इसराइल पर दबाव डालना चाहिए कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी करे और यरूशलेम में, ख़ासतौर से मस्जिद अक़सा में जो ज़्यादती उसकी तरफ से हो रही है उस पर रोक लगाए। अगर हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं और इसराइल को एक तरफ़ा तौर पर एक कार्रवाई करने देते हैं, जिसके नतीजे हम देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ मस्जिदों में, मस्जिद के अंदर लोगों पर ज़्यादती की जा रही है, वहीं फ़लस्तीन के जो इलाका, यानी इसराइल का जो इलाका है यरूशलेम में, शेख जर्रा, जहाँ पे फ़लस्तीनी आबाद है, वहाँ से फ़लस्तीनियों को खुदेड़ने की कोशिश की जा रही है, उन पर जुल्म ज़्यादती हो रही है। उसी तरह से जब इस पूरे मसले पर इसके ख़िलाफ़ जब गज़ा की तरफ से ज़रा सी पेशकदमी होती है, तो उसके जवाब में इसराइल ने जिस तरह से लगातार बम्बार्डमेंट किया है और बम्बार्डमेंट के नतीजे में कई लोगों की अमवात हो गई है। बहुत बड़े पैमाने पर सिविलियन इलाकों में बम्बार्डमेंट के नतीजे में घर तबाह हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई हैं और फिर इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग हैं इससे ज़ख्मी हुए। लॉकडाउन के दौरान मेहनत मजदूरी और यौमिया उजरत पर काम करने वालों पर भुखमरी की नौबत आ रही है। पिछले 2 महीने से शहर में लॉकडाउन नाफिज है। ऐसे में हालात में फलाही तंजीमें इन मुस्तहक अफराद की मदद कर रही हैं। इन तंजीमों में नुमाया नाम ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन पिछले 2 महीनों से मुस्तकिल तौर पर हज़ारों अफराद के लिए खाने का नज़्म कर रहा है और मुस्तहकीन की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। आते हमको, हम गरीब लोग के हमको रोज खाना ला के देते, पिछले साल भी दिए थे, पानी खाना सब ला के देते। कितने लोग रहते हैं इधर से? ये यहाँ बहुत 1000-1500 लोग। तो ये ग्लोबल वेलफेयर वाले जो भी मदद कर रहे हैं, इससे गरीब आवाम जो भी भूखे इधर उधर भटक रही थी, उनको सबको पेट को 2 टाइम 3 टाइम खाना आ रहा है और किट के ज़रिए या खाने के ज़रिए हर किसी की मदद हो रही है। और माशाल्लाह पूरे गरीब आवाम का पेट भरकर जो भी तहरी, बिरयानी जो भी इनसे हो रहा है वो सब कुछ मदद कर रहे हैं। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन औरंगाबाद में लॉकडाउन को देखते हुए फाउंडेशन ने ये तय किया पड़ोस के इलाक़ों में जाकर ऐसे लोग जो रोज़ कमा के खाया करते हैं, जिनके घरों में लॉकडाउन की वजह से आज फाके गुजारने का वक्त आया है, फाउंडेशन ने ये तय किया है कि पिछले साल की तरह इस लॉकडाउन में भी उन लोगों के लिए तैयार शुदा खाना उनके घर तक पहुंचाया जाए और ये काम इंशाल्लाह आगे भी। एक तरफ दिल्ली हुकूमत ने ड्राइवरों के लिए इमदाद देने का वादा किया है, वहीं ड्राइवरों का कहना है कि हमें अभी तक कुछ नहीं मिला।
ड्राइवरों ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को हमारे मुताल्लिक सोचना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन के लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया, तहम अभी तक कोई भी फ़ोन कॉल नहीं आया। मिले पैसे, कल के अखबार में पढ़ा था मैंने कि मंजूरी हो गई है, मिल जाएंगे, कि बाकी अभी तक पैसे नहीं। सवारी रोड पे है ही नहीं, बस चलते हैं, अगर एक आधा कोई हाथ दे देता है तो सवारी भी पैसे आधे ही दे रही है, ना के बराबर ले जाना पड़ता है मजबूरी में, क्या करें। घर का बस घर का खर्चा चल रहा है बड़ी मुश्किल से। अब आते हैं काम पे, शाम को 100-200 लेके जो भी मिलता है ले जाते हैं, बच्चों में अपना खर्चा कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी बोले तो हैं जी, मगर पैसे अभी कहाँ आए? पैसे तो बोल दिए सर ने, अब आएंगे पैसे तो मिलेंगे हम लोगों को जरूरी। अगली बार दिए थे कुछ लोगों को, कुछ ही लोगों को मिले थे मैडम, पिछली बार पूरे बंदों को मिले नहीं थे। पूरे बंदों को नहीं मिले थे जी। कितने मिले थे? वो 5,000 रुपये के लिए बोले थे जी, किसी बंदे को आए थे, किसी को नहीं आए थे सर। अब तो सारे बंदे को वहाँ अथॉरिटीज इनको ले लेने चाहिए, मंत्री जी को कम से कम कितने बंदे हमारे यहाँ बैच लाइसेंस वाले, उनको सारे बंदों को मिलना चाहिए सर। सारी गाड़ियाँ खड़ी है मैडम, एक पैसे काम नहीं है। अभी तो नहीं मिला मैडम, कैसे गुजारा चला रहा हूँ बच्चे के साथ में। अभी कस्टमर भी कोई आ नहीं रहा, नहीं जा रहा, नहीं सवारी मिल रहा। कितनी सवारी मिल जाती है? दिन भर में वही 3-4 मिलता है, इससे ज्यादा तो मिलता नहीं। मुल्क में लॉकडाउन की वजह से गरीब तबका अपने रोजगार के हवाले से बेहद परेशान है। दिन को कमाने वाले और शाम को अपने घर वालों को खिलाने वाले काफ़ी मायूस हैं। ऐसी ही एक कहानी मगरबी बंगाल के एक ड्राइवर शेख मुर्शिद की है, जिन्होंने अपनी बेबसी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि ना ही हमारे लिए दीदी कुछ कर रही हैं और ना ही मरकजी हुकूमत। हमारे पास पेट पालने के लिए अब कोई भी जरिया नहीं रहा है। जिंदगी का गुजारा अब कैसे हो सकता है? गाड़ी तो नहीं मिल रहा है। अभी हम आए हैं इधर 2 घंटा हो गया है, घाटल का भी बाश नहीं मिल रहा है, और हम घूम के जाएंगे उधर से भी बाश नहीं मिल रहा है हमको कुछ। किसके घर आप जाना चाहिए? घर जाना चाहते हैं क्योंकि हम कंपनी में जॉब करते हैं। इधर कंपनी बोल दिया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जितना सारा है ऑर्गेनाइजेशन सब 15 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। तो इसी के वजह से 15 दिन यहाँ रह के तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना हम लोगों का। कोई पैसा नहीं देगा हम लोगों को इधर। और 15 दिन की जगह अगर और 15 दिन बढ़ा दिया लॉकडाउन तो हमको इधर ही रहना पड़ेगा, तब हमारा दिक्कत हो जाएगा ना घर जाने में। लोग तो गाड़ी चलाते हैं ना, हम लोग का गाड़ी अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग कैसे खाएंगे? हम लोग दूसरा कोई काम भी नहीं है। हम लाइसेंस जो किया, ड्राइविंग लाइसेंस किया, किस लिए किया? गाड़ी चलाने के लिए। अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? केंद्र सरकार व दीदी कोई भी हम लोगों के लिए कोई कुछ हेल्प नहीं कर रहा। हाँ, सब ड्राइवर जितना भी ड्राइवर है, कोई ड्राइवर को कुछ मिल रहा है? हेल्प को कोई हेल्प नहीं मिल रहा। परसों करता अच्छा होता, हम लोग को तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे क्या गाड़ी पकड़ने है? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आगे कुछ नहीं जाने का तकलीफ है और क्या। गाड़ी मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, ये तो नहीं जा रहा, क्या करेंगे मजबूरी। हाँ, सामान लेने के लिए आए हैं, क्योंकि पता नहीं कल कोई खुला रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं है। इसलिए हम लोग सब यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। डर तो है अंदर बहुत कि क्या होगा नहीं होगा। तो ये लॉकडाउन बहुत पहले कर देना चाहिए। आपका खैर मकदम। कोरोना के इस दौर में इंसानियत अभी बाकी है। कोरोना ने अगर समाज में दूरियां इख्तियार करने के लिए मजबूर किया है, तो वहीं कुछ लोगों ने इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपने ही रोजगार के वसाइल को दांव पर लगा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के ऑटो ड्राइवर आकाश दिनर की, जिन्होंने एक उम्दा नज़ीर पेश की है। आकाश इस वबा में कोरोना के मरीजों को मुफ्त सर्विस फराहम कर रहा है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से लोग तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ख्वाह एम्बुलेंस हो या ऑटो। इस वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं इन मुश्किल दौर में लोगों की मदद करूं। ऑटो चला रहा हूँ मैं। पहला इंडियन आर्मी फ्री सर्विस लेके मिलिट्री वाले को फ्री सर्विस देता था पहला। इसके बाद ये कोरोना जो आया ना, लोग तकलीफ में बहुत है। टाइम पर ऑटो नहीं मिल रहा है, टाइम पर एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इसका वजह से मैं क्या करा, अभी ये तो एक सेवा करेंगे। वहाँ बॉर्डर पे भी मैं आर्मी बनने का सपना था मेरा, वो भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हमारा ये देश में अंदर से एक काम करेंगे, एक सर्विस देंगे कोई मिलिट्री वाले को। इसका वजह से मैं अभी कोरोना वाले को फ्री सर्विस दे रहा हूँ। हाँ, फ़ोन करते वो लोग, वहाँ पर पिक करके हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। अच्छा, फ्री सर्विस को पैसे नहीं लेते हैं? पैसा ऐसा नहीं लेते हैं। कोरोना वायरस में कलबुर्गी लोग बहुत परेशान में है। इसके लिए हमारा कर्नाटक नवनिर्माण सेने
ऑटो चालक अध्यक्ष आकाश वो जो सर्विस कर रहे हैं, बहुत खुशी है, बहुत उनको अभिनंदन करते हैं। लॉकडाउन की वजह से रोजगार से महरूम गरीब तबके पर एक और इजाफी बोझ आयद हो गया है। लॉकडाउन के बाद से सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तेलंगाना हुकूमत ने सुबह 6 से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी है। कम वक्त का फायदा उठाते हुए सब्जी फरोश ज़्यादा कीमतों में फरोख्त हो रही है। रैतू बाजारों में भी यही सूरत हाल है। हर तरफ सब्जियों के साथ साथ अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम ने कीमतों पर काबू पाने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। अमरावती के मारूफ डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू ने गांव में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। प्रफुल्ल कड़ू ने कहा कि डबल म्यूटेड स्ट्रेन का सही इलाज जरूरी है। कि अगर आपको लगता भी है वो टाइफाइड है तो एजिथ्रोमाइसिन नामक एक दवा जो है एंटीबायोटिक में, जो ये बीमारी में भी काम में आती है और टाइफाइड में भी काम में आती है, तो उसको तुरंत शुरू करें। अगर पेशेंट को राजी करे कि वो टेस्ट करवाए, ताकि जो फेविपिराविर नाम की जो या फेविपिराविर नाम की जो एंटीवायरल मेडिसिन है, बहुत सिंपल है, वो घर के घर में पहले दिन से शुरुआत कर सकते हैं, तो उनको राजी करें कि वो टेस्ट करें। सीएम योगी ने आज मेरठ का दौरा किया। योगी मेरठ के पुलिस लाइन पहुंचकर कोविड अस्पताल का मुआयना किया। वजीर आला ने कोविड अस्पताल के मुआयने के दौरान इंतजामात के लिए पुलिस अफसरान की काविशों को सराहा। सीएम ने दही इलाकों में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कोशिशों का भी जिक्र किया। वहीं लोगों से कोरोना के खिलाफ इस जंग में हिमायत की भी अपील की। ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव ने ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी। लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की, जिससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले। एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे, वहां से ट्रेन के माध्यम से मंगाए जाते थे। और आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल और सीएससीज में ज्यादातर को हम लोग ऑक्सीजन कि जिससे आत्मनिर्भर कर सकेंगे और बाहर से ऑक्सीजन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रदेश में लॉकडाउन में तौसी कर दी गई है। अब 24 मई तक सख्त पाबंदियां रहेंगी। कानपुर से संदीप सविता ने जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी है। इसको देखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया है कि 17 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। संक्रमण में कमी आए इसलिए ये फैसला लिया गया है। और लॉकडाउन की स्थिति आप देख सकते हैं। जिस तरह से मैं इस समय एक बाजार में खड़ा हूँ, बाजार में सारी दुकानें बंद हैं। जिस तरह से जो लोग जरूरी काम से निकले हुए हैं, कुछ लोग वही दिखाई दे रहे होंगे। और अगर पुलिस की तैनाती की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौराहे पर जिस तरह से पुलिस तैनात है, लोगों से पूछ रही है, आने जाने वाले लोगों से पूछ रही है कि आखिर वो किस लिए बाहर निकले हुए हैं और किस काम से जा रहे हैं। क्योंकि मेडिकल सुविधाओं को लेकर यहाँ पर जिस तरह से केवल छूट दी गई है कि वो लोग बाहर निकल सकते हैं और वही लोग सड़क पर आ जा सकते हैं, इसलिए पुलिस पूछताछ कर रही है। यहाँ पर एक इंतजाम और किया गया है कि यहाँ पर देखिए टेस्टिंग का काम भी हो रहा है। चौराहों से जो लोग निकल रहे हैं और जिनकी इच्छा है कि वो अपना कोरोना का टेस्ट कराना चाहते हैं, तो वो टेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है। ये एक बेहतर संकेत है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आखिर संक्रमण कहाँ तक और किस तरह से फैल रहा है और इस पर लगाम भी लगाया जा सकता है। जिस तरह से सरकार का ये फैसला हुआ है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि सरकार इसको लेकर काफ़ी सतर्क है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फिर एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन में तौसी कर दी है। इससे कबल भी लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी की गई थी। वाज़ेह हो कि दिल्ली में इन दिनों कोरोना केसेस में काफ़ी कमी दर्ज की जा रही है। एक तरह से कोरोना चेन टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज से मगरबी बंगाल में मुकम्मल लॉकडाउन है। आज से 30 मई तक मगरबी बंगाल में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वहीं दफ्तरों में भी ताले लगे रहेंगे। सख्त पाबंदियों के बीच सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। वहीं ज़रूरी अशिया और खदमात बहाल रहेंगी, जबकि ट्रेन, बस और मेट्रो सर्विस मुअत्तल रहेगी। वहीं चाय बागानों में 50% मजदूरों के साथ काम करने की इजाज़त रहेगी।
वज़ीर दाखिला अमित शाह और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों में बातचीत हुई। तूफान ताउते और कोरोना के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। इस मीटिंग में दमनदेव के एलजी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि बिना रुकावट अस्पतालों में बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर में शदीद हो चुके कोरोना बहरान और गंगा के पानी और साहिल पर पड़ी तादाद में लावारिस हालत में पाई जा रही लाशों के दरमियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने इस सूरत हाल के लिए हुकूमत को तो जिम्मेदार करार दिया ही, साथ ही आवाम पर भी इसका ठीकरा फोड़ दिया। मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा की पहली लहर के बाद मुल्क के तमाम तबकात और हुकूमत लापरवाह हो गई। यही वजह है कि मुल्क को आज तिब्बी बहरान का सामना है। कठिन है, दुखमय है, मनुष्य को व्याकुल करने वाली है, निराश करने वाली है, लेकिन ये परिस्थिति है। इसका स्वीकार करते हुए हम अपने मन को निगेटिव नहीं होने देंगे। हमको अपने मन को पॉजिटिव रखना है, शरीर को कोरोना निगेटिव रखना है और मन को पॉजिटिव रखना है और संपूर्ण विजय इस पर पाएंगे। तब तक सतत प्रयास करते रहना है। संकल्प की दृढ़ता का जैसे महत्व है वैसे प्रयास के सातत्य का महत्व है। मोरे अरब से उठे तूफान ताउते के हवाले से कई रियासतों में अलर्ट जारी है। इस बीच कर्नाटक में तूफान ताउते का असर देखने को मिला। कर्नाटक में मूसलाधार बारिश हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के 6 जिलों में भारी बारिश हुई। इस दौरान 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 73 गांव तूफान से मुतासर हैं। ये जानकारी कर्नाटक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दी है। गोवा के साहिली इलाके से भी ताउते टकराया है। पणजी में इसका असर देखने को मिला। गोवा में तूफान से भारी नुकसान की खबर है। सड़कों पर कई मकामात पर दरख्त पड़े हुए हैं देखे गए। गोवा के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। मुल्क के साहिली इलाकों में तूफान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक तूफान अगले 12 घंटों के दौरान एक इंतहाई शदीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। 18 मई की सुबह गुजरात के साहिल पर पहुंचने का भी इम्कान है। महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की जुमला तादाद 14,11,320 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 22,517 नए केस दर्ज हुए हैं। कल एक ही दिन में कोरोना से 98 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 18,739 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। फिलवक्त रियासत भर में 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। जिला अनंतपुर में सबसे ज्यादा 12 अमवात हुई हैं। आंध्र प्रदेश के रुकन असेंबली कर्नूल हफीज खान और बल्दिया कारपोरेशन कमिश्नर DK बालाजी ने तरकारी मार्केट को खुली जगह पर मुंतकिल करने के बाद तरकारी मार्केट का दौरा किया। इस दौरान रुकन असेंबली ने तरकारियों की खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करने की सारिफीन और ग्राहकों से अपील की, ताकि कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाया जा सके। होंगी आप लोगों को, मगर ये चीज़ आज की ज़रूरत है कि आप जो है जितना हो सके उतने खुले मैदान में जाकर दूर अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो है आप लोग वेजिटेबल्स खरीदें। जो लोग बेच रहे हैं वो लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक कर्चीफ के वैसा बन ले रहे, या नहीं है तो कोई ऑफिसर आ रहा है या कोई पुलिस वाला आ रहा तो जो है बन ले रहे। भाई ये टाइम ज़रूरी है कि आप जो है कपड़े के मास्क अगर आप पहन रहे हैं तो भी नॉन ओवन मास्क जो है, जो सर्जिकल मास्क बोलते हैं, वो भी जो है आप पहनना ज़रूरी है। आप जितना हो सके उतना जो है मास्क पहनेंगे तो ही इस चीज़ से हम लोग बच सकेंगे। तो आज पब्लिक की भलाई के वास्ते बड़ी मार्केट जो है उसको राघवेंद्र स्वामी मठम जो खंडर के पास है वहाँ पर नदी के किनारे आकाशमोरा दरगाह जो है उसके बाजू जो है रखा गया है। उसी तरीके से छोटी मार्केट को जो है उस्मानिया कॉलेज ग्राउंड में रखा गया है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड को जो है पेद्दापाड़ के पास जो है शिफ्ट किया जा रहा है। ये सब जो है सिर्फ आपकी भलाई के वास्ते। आप प्लीज़, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क अच्छा से अच्छा मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और हाथ अच्छा धोते रहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए। ज़रूरत है तो बाहर आइए, वरना घर में बैठिए। गवर्नमेंट और हमारे CM जगन मोहन रेड्डी साहब बेहतरीन से बेहतरीन इलाज के वास्ते और हर डिपार्टमेंट जो है आज नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी दुनिया को इंसानियत, अमन और इत्तेहाद का दर्श दिया था।
हजरत इमाम हुसैन की तालीमात का एक अमली नमूना बेंगलुरु में देखने को मिला। यहाँ हुईज हुसैन नामी तंजीम कोरोना और लॉकडाउन से परेशान खानदानों तक मदद पहुंचा रही है। पहले इस तंजीम ने मुसलमानों और हिंदुओं में राशन किट्स तकसीम की। अब ईसाई तबके के 100 गरीब खानदानों में 1 माह का राशन तकसीम किया। कभी मस्जिद, कभी मंदिर तो कभी चर्च के साए में समाज के गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करना हुईज हुसैन तंजीम का मकसद बना हुआ है। 100 राशन किट्स दे रहे हैं। एक दिन पहले घर घर जाकर आइडेंटिफाई करते हैं कौन गरीब है, इसको चाहिए। तो एक दिन पहले हम जाकर 100 नंबर्स टोकन दे देते हैं। आज इसका तकसीम हो रहा है। तो हम सब